नमस्कार दर्शकों, हेलो डॉक्टर फोन इन लाइव कार्यक्रम में मैं दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम आधारित है आपकी समस्याओं को लेकर हम उपस्थित होते हैं। आपकी जो भी समस्या है स्वास्थ्य संबंधी वो हम अपने इस कार्यक्रम में रखते हैं, आपके विशेषज्ञ से बातचीत करवाते हैं और आपके सवालों को भी लेते हैं। हमारा यह कार्यक्रम लाइव है और आप सभी जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। जी हाँ, आपको फ़ोन करना होगा। आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं हमारा नंबर पे। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो आप जल्द से जल्द नोट करें और कागज़ और कलम उठाएं। हमारा नंबर है 180034565171। एक बार फिर आप नोट कर लिए और ये नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, 180034565171। आज की इस कड़ी में और आज के इस कार्यक्रम में हम जिस चीज़ पर बात करेंगे, जिस विषय पर बात करेंगे वो है ENT, यानी कि नाक, कान और गले के बारे में। इससे संबंधित जो रोग है उससे बचाव उपाय क्या हो सकते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के हमारे साथ जो विशेषज्ञ आज स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं वो है डॉक्टर विवेक कुमार। सर, आपका सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। जो विषय हम लेकर आ जाए हैं ENT, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंद्रियां हैं हमारे शरीर की और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इनका। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, शुरुआत अगर हम करें तो नाक से शुरुआत करते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण अंग है ये हमारे शरीर में, और जो बीमारियां होती हैं इससे कहते हैं कि नाक के ज़रिए जो भी आप इनहेल करते हैं वो आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। जी बिल्कुल, सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना आवश्यक है और ऑक्सीजन का जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट हमारे बॉडी में होता है वो नाक ही होता है। तो नाक में होने वाली कोई भी समस्या वो इस पूरे ऑक्सीजन और हवा के प्रवाह को वो बाधित कर सकती है, और जब ये बाधित होगा तो ऑब्वियस है कि बहुत सी तरह की बीमारियां एक मरीज को, एक नॉर्मल पेशेंट को भी हो सकती हैं। जी सर, एक मतलब थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी। कोरोना के समय बहुत लोगों को सूंघने की समस्या हो जाती थी, स्मेल नहीं आता था। सबसे पहले जो कॉमन सिम्टम्स लोग कहते थे, ये क्यों होता था सर? कि बाकी तो अंग भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित नाक से ही क्यों पता चलता था कि हाँ शायद कोरोना है? जी बिल्कुल, आपने ध्यान दिया होगा, नाक की महक कम होने के साथ साथ टेस्ट का लॉस होने की भी कंप्लेंट काफ़ी कॉमन्स थी। एक्चुअली कोरोना एक तरह का वायरल इन्फेक्शन था, और वायरल इन्फेक्शन का एक ये पर्टिकुलर एक उसकी क्षमता होती है कि वो नसों के ऊपर जो नर्व्स होते हैं, हमारी बॉडी के नर्व एंडिंग्स के ऊपर वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं वो काम करते हैं। जी। कोरोना के समय में हमारे जो टंग के जो नर्व्स थे और हमारे जो नाक के जो नर्व्स थे जिनसे कि हमें स्मेल आती है, उस पर इस वायरस का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ये एक प्रारंभिक लक्षण बन गए थे बहुत सारे पेशेंट्स में, जिनमें हम कोरोना एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी ये टेस्ट ऑफ स्मेल और टेस्ट ऑफ। जी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं। हरियाणा से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछिएगा। जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे बहुत तकलीफ है, क्या स्मेल नहीं आता है इनको नाक में, इसके लिए क्या करना होगा? नमस्कार, अगर आपको स्मेल की दिक्कत है तो एक ड्यूरेशन जानना काफ़ी आवश्यक है कि आखिर ये कितने दिनों से हो रहा है। अगर काफ़ी दिनों से हो रहा है तो एक नाक का एक प्राइमरी इंस्पेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आसपास कोई भी जो ENT चिकित्सक हैं एक बार मिलिए। जो सामान्य प्रॉब्लम होते हैं, नाक की हड्डियों का टेढ़ा होना, नाक में किसी तरह के मांस का बढ़ना, या फिर कभी कभी साइनस के प्रॉब्लम के कारण भी नाक से स्मेल का जो रास्ता होता है, जो हवा का रास्ता होता है, वो बाधित होता है। तो ये काफ़ी सामान्य समस्याएं हैं और एक सही समय पर सही उपचार से इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक अच्छे चिकित्सक से मिलें और इस समस्या को जल्दी से जल्दी इसका निदान करें। ये जो समस्या आपने बताई उसका निदान डॉक्टर साहब ने कर दिया। आप एक चिकित्सक से ज़रूर मिलें और अपनी सारी समस्याओं को रखें और जल्द ही इसका निदान आपको हो पाएगा। सर, नाक की हम बात कर रहे थे और कोरोना के समय की बात कर रहे थे। जो नर्व्स आपने बताया कि उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था, साथ ही साथ स्मेल भी चली जाती थी लोगों की और काफ़ी दिन लग जाते थे मतलब वापस आने में। मतलब बहुत लोगों को तो मैंने देखा है कि 6-6 महीने तक उन लोगों को नॉर्मल वो जो स्मेल है वो नहीं आ पाती थी। दिव्या जी, आप विश्वास नहीं करेंगी, कोरोना के पश्चात कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो आज करीब 4 साल हो चुके हैं कोरोना के बाद, और अभी भी उन पेशेंट्स के नाक के स्मेल की जो क्षमता है वो पूर्ण तरह लौटी नहीं है। तो ये जस्ट एक संदर्भ है कि वो जो वायरस था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, जिसने एक नर्व एंडिंग्स को अगर परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक बहुत लंबे समय के लिए अवश्य ही डैमेज कर दिया।
जनरली इस तरह की चीज़ें एक लंबे समय होने के बाद उनमें रिकवरी के चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं, बट लेट्स सी आने वाले समय में अगर उनमें इम्प्रूवमेंट होता है तो बहुत खुशी की बात होगी। जी, दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, एक फ़ोन कॉल है हमारे साथ। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिएगा। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैं रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी ये गला में हमें भी और वाइफ को भी दाने दाने टाइप का हो गया है, लेकिन कुछ उससे प्रॉब्लम होती करने टाइप का, इस टाइप का चुभने टाइप का लगता है, लेकिन 7-8 महीना से। जी जी सर, जी 7-8 महीने से इनके गले में लाल लाल दाने हो गए हैं, वो क्या है और इनका उपचार ये जानना चाहते हैं। आपने कहा कि आपके गले में चुभने की समस्या भी उसके कारण हो रही है। जनरली इसके दो बहुत ही सामान्य कारण होते हैं, वो होते हैं पहला इन्फेक्शन का होना और दूसरा एलर्जी का होना। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एलर्जी है तो उसका चिकित्सा एक अन्य तरीके से होगा, अगर इन्फेक्शन है तो उसकी चिकित्सा एक अन्य तरीके से होगी। सामान्यतः जब भी ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम 2-3 चीज़ों के ऊपर विशेषतः ध्यान देने के लिए कहते हैं। उनमें से सबसे पहला है कि ठंड से थोड़ा सा बच करके रहना होगा। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का पानी, जिनको थोड़ा एलर्जिक जो लोग तो होते हैं सबसे उनको पहला थोड़ा ज़्यादा स्टेप, इफेक्ट करता है। गले में जब भी ऐसी दिक्कत हो तो फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होता है कि ठंड से थोड़ा सा बच करके रहेंगे। दूसरी जो कि गले में बहुत कॉमनली ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो होता है पेट में एसिडिटी का होना या रिफ्लक्स का होना। अक्सर आप देखेंगे कि जिन लोगों को रिफ्लक्स की या एसिडिटी की दिक्कत होती है उनके गले में भी जलन की समस्या काफ़ी कॉमनली होती है। तो एक ठंड से बचना, एसिडिटी को कंट्रोल करके रखना, कोई भी ऐसा एक्सपोजर जो कि आपके गले को सेंसिटाइज कर सके, ठंडी हवा लगना, बहुत धूल या डस्ट वाले इन्वायरमेंट में जाना, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। बेसिक जो दवाएं होती हैं इसमें सबसे पहला होता है अपने गले और मुंह को बिल्कुल साफ़ रखेंगे। जो नॉर्मल माउथ वॉश, गार्गल आते हैं उनका प्रयोग करेंगे। सुबह शाम दोनों समय ब्रश करेंगे। अपने ओरल कैविटी यानी अपनी माउथ को भी बिल्कुल आप साफ़ रखेंगे कि वहाँ का कोई इन्फेक्शन आपके गले को जा कर के प्रभावित न कर सके। ये बेसिक चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अवश्य ही इसमें राहत मिलेगी। अगर इसके पश्चात भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, उन्हें हम करके देख सकते हैं और आपके इलाज को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है ये जरूर लाभान्वित हुएंगे आपके लिए जो इनको सजेशन दिया है। गले की अगर बात चल रही है सर, तो जो खराश की समस्या कॉमन लोगों में, मतलब मुझे लगता है 90% लोगों को गले में खराश की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर लोग, बहुतों को तो मैंने देखा है कि अक्सर वो उस तरह से खांसते ही रहते हैं ये कंटिन्यू। तो ये क्या है सर, मतलब इसमें क्या है इसको? देखिए, कुछ समय तो ये कुछ बीमारियों के लक्षण होते हैं, बट मैक्सिमम टाइम पर जो हमारा अनुभव है कि बहुत बार ये हमारे लाइफस्टाइल में जो कुछ कमियां रह जाती हैं उसका भी प्रभाव हमारे गले पर अवश्य पड़ता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ठंड का प्रयोग करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार वाला खाना खाते हैं, एक्सरसाइज, योगा वगैरह नहीं करते हैं, खाने का शेड्यूल ठीक नहीं रहता है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, चाय कॉफ़ी का भी अत्यधिक प्रयोग करते हैं, तो ये सारी वो सिंपल लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स हैं जिनको कर करके हम इस चीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। बट आज की हमारी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतना आसान रहा नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि पहले के ज़माने में लोगों को ये सारी दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जब लोग सुबह उठते थे, टाइम पर सोने जाते थे, समय पर खाना खाते थे, ये सब समस्याएं इधर बढ़ी हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस भी हमें पकड़ रही हैं, और गले में इस तरह का एक खराश होना उसका एक बहुत ही कॉमन एक प्रारंभिक लक्षण। एक फ़ोन कॉल हमारा है सर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। जी अपना सवाल पूछिएगा। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम है नंद मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो लोग के कान को सकता है, दूसरी चीज वो लोग गले में फंस जाता है, इससे क्या होता है? सर बड़ा यूनिक सवाल है इनका कि मछली खाते हैं, कांटा जो है गले में फंस जाता है, इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, मछली तो एक, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप मछली खाना बंद कर दीजिए, पर जो सामान्य चीज़ें जो हमारे घर के बड़े बूढ़े हमें बताते थे कि जब खाइए तो थोड़ा सा आराम से खाइए, धीरे धीरे खाइए और उसके कांटों को अच्छे तरह से निकाल करके खाइए। खाना को चबा करके खाना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, चाहे आप मछली खा रहे हो या कोई भी चीज़ आप खा रहे हो तो उसे अच्छे से चबा करके खाइए।
और ध्यान दीजिए, एक्चुअली मछली का कांटा फंसना कोई ऐसी बीमारी नहीं है। आप ध्यान से खाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और लोग, मुझे लगता है ये कॉमन जो घरेलू उपाय है, कहते हैं कि सूखा चावल को ऐसे ही निगल जाओ तो शायद अंदर चला जाता है। देखिए, घरेलू उपाय से अगर फ़ायदा होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु अगर उसके पश्चात भी लक्षण दिखें, आपको दर्द करे, गले में हमेशा एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन बना रहे, तो इमीडिएटली जा कर के एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अगर वैसा कुछ उन्हें दिखेगा तो नॉर्मल सामान्य प्रोसेस के द्वारा हम लोग बहुत कॉमनली गले में फंसी हुई मछलियों को, हम मछली के कांटा जो उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो इट्स अ वेरी प्रिवेंटेबल थिंग। अगर आप हल्का सा भी ध्यान देंगे खाते वक्त तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। गले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जैसे टॉन्सिल। वो अक्सर कहते हैं टॉन्सिल बढ़ गया है, उस कारण भी परेशानी होती है। ये टॉन्सिल का काम क्या है सर, और ये कैसे बढ़ जाता है? अक्सर बचपन में सुना होगा, बच्चे जब भी कुछ खा लेते हैं उन्हें गले में दर्द होने लगता है, बुखार हो जाता है, और सबसे पहला डायग्नोसिस यही बनता है कि इसको टॉन्सिल बढ़ गया है, टॉन्सिल हो गया है। इसका कारण ये है कि टॉन्सिल हमारे बचपन में सभी को रहता है, और एक एज के पश्चात अराउंड 14 to 16 ईयर्स आते आते वो धीरे धीरे रिग्रेस कर जाता है और बॉडी में उसकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। जब बचपन में होता है तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि थोड़ा सा बचा के रखिए, ठंड से बचाइए। परंतु एक समय के पश्चात भी अगर टॉन्सिल की दिक्कत हो रही है तो फिर हमें ये देखना होता है कि शरीर में टॉन्सिल की उपयोगिता कितनी बची है। आप सामान्यतः एक धारणा है कि टॉन्सिल जो है वो बॉडी में एक प्रोटेक्टिव रोल है, जो कि सही भी है। टॉन्सिल लिंक टिश्यू होते हैं, बॉडी को बहुत तरह की बीमारियों को बचाते भी हैं। परंतु मैं एक सिंपल एग्जांपल दे करके अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ कि आपने अपने घर में एक चौकीदार रखा है घर की निगरानी करने के लिए, और फिर वही चौकीदार आपके घर में ही अगर चोरी करने लगे तो फिर आप उसे उस जगह पर नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ इलाज तो उसका करना पड़ेगा। जनरली इसकी प्रॉब्लम तभी होती है जब ठंडी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा होता है, माउथ का जो हाइजीन है उसे मेंटेन नहीं किया जाता है। तो अगर ठंड से बच के रहेंगे, अच्छा हाइजीन रखेंगे, बीच बीच में गार्गल करते रहेंगे, तो आप इस समस्या को बहुत आसानी से कंट्रोल करके भी कंट्रोल किया जा सकता है इसको बहुत हद तक। बहुत सर, बच्चों की अगर आपने जो बात की, बच्चों की अगर हम बात करें, बहुत छोटे बच्चे अगर होते हैं उनका जो मुंह है वो साफ कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो कई बार होती है। और बच्चों में देखा जाता है कैविटी बहुत जल्दी पकड़ता है दांतों में, ये सब, तो उनको कैसे सेव कर सकते हैं? इनिशियली जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के होते हैं उनके वो दूध के दांत होते हैं, तो बहुत बार तो जो हमारे डेंटिस्ट मित्र होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थेरेपी उसके लिए या उसका एक्सट्रैक्शन वगैरह करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि 5 से 6 साल आते आते वो खुद उनके जगह पे जो परमानेंट टीथ हैं वो ग्रो कर जाते हैं। दिक्कत है आज के डेट में बच्चों को जो चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ या बाहर खाने की जो आदत है और उसके पश्चात मुंह को प्रॉपर रूप से साफ़ नहीं करने की जो दिक्कत है, वही इन कैविटीज़ और मुंह में होने वाली बहुत सारी बीमारियों का मेन कारण होती है। तो थोड़ा सा चॉकलेट कम करेंगे, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड थोड़ा कम करेंगे, मीठी चीज़ों का प्रयोग कम करेंगे। बच्चों को एक छोटी उम्र से खुद से ब्रश करने का, अच्छे से ब्रश करने का, सुबह शाम दोनों समय ब्रश करने का हैबिट अगर दिलाएंगे। आजकल मार्केट्स में छोटे बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी हैं जिसमें कि वो इलेक्ट्रिसिटी से वो करते हैं। काफ़ी हमारे डेंटिस्ट मित्र छोटे बच्चों को वो भी प्रेस्क्राइब करते हैं कि इनिशियली जब हैबिट ना हो ब्रश करने की तो आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बार बच्चे को जब हैबिट हो गई तो ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत। सर एक और जी, एक फ़ोन कॉल और है सर, हम ले सकते हैं उनको फ़ोन कर। जी, अपना सवाल पूछिएगा। ये हमारे दर्शक जोधपुर से जुड़े हैं। जी, पूछिएगा सवाल। मैं अंजनी मिश्रा बात कर रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से। जी बताइए। राइट नाउ मैं फिजिक्स का लेक्चरर हूँ। पूरे टाइम मैं पढ़ाता हूँ और शाम तक मेरा गला बैठ जाता है, पहले नहीं बैठता था। अगर ये स्टडी 5 है तो मुझे क्या प्रिकॉशन रखना होगा? ये लेक्चरर है सर और सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं और शाम आते आते इनका गला बिल्कुल बैठ जाता है। पहले नहीं बैठता था लेकिन अब एज होने के बाद उनको ये दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल, इसे हम लोग टिपिकल ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहते हैं, यानी जो काम हम करते हैं उस काम से ही जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके कारण हमारी बीमारियाँ होती हैं। आवाज़ की जो रस्सी होती है जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं वो शरीर का एक पार्ट होता है। अगर हम लोग शरीर के किसी भी पार्ट को ओवर यूज़ या ओवर एक्सर्ट करें तो उसमें आजकल आगे चल कर के कभी ना कभी प्रॉब्लम आनी ही आनी है। जनरली आपने ये जो परेशानी बताई ये टीचर्स में
उन माओं में जिनके बहुत छोटे बच्चे होते हैं और उनके पीछे वो दिन भर चिल्लाते रहते हैं, बहुत बार एंकर्स में, पॉलिटिशियंस में, जो हॉकर्स होते हैं, उनमें होने वाली ये बहुत ही सामान्य समस्या है। जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमेशा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हल्का सा अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव करना। आप लेक्चरर हैं, आप पढ़ाना बंद नहीं कर सकते हैं, पर उसके अलावा जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उन्हें आप डेफिनेटली कम कर सकते हैं। जैसे बोलते समय बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, बहुत लगातार, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना, आवाज़ के बोलने के समय वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा सांस लेके अपने आवाज़ को थोड़ा सा रेस्ट दे करके बोलना। अगर आप एक बहुत बड़े क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वैसे में आप माइक का प्रयोग करें, बहुत लंबे ये ना करें, और हर थोड़ी देर के बाद हल्का सा हाइड्रेशन, थोड़ा सा पानी या कुछ लेकर के अपने गले को हाइड्रेट कर लें। आप अपना ऑक्यूपेशन तो बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं एज यू आर अ लेक्चरर, बट इन छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर बार बार ये दिक्कत आपको होती है तो बहुत बार ये वोकल नोड्यूल यानी आवाज़ की रस्सी पे एक छोटी सी गांठ बनने की भी समस्या इसके कारण हो सकती है, और वो स्टेज थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। वैसे में फिर हमें स्पीच थेरेपी करनी होती है, काफ़ी तरह की मेडिकेशंस देनी होती है, और कभी कभी सर्जरी की भी उसमें आवश्यकता पड़ जाती है। तो हमेशा बेहतर है कि जब आपको पता चल गया है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका कारण क्या है, तो उसे फर्स्ट लेवल पे ही अगर आप उसका निदान कर देंगे तो वो काफ़ी बेहतर होगा। अपने बोलने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे और कंटिन्यूटी को ब्रेक करके, रेस्ट दे करके, और जहाँ आवश्यक न हो गुस्सा न करें, बहुत आवेश में न आए, बहुत ज़्यादा चिल्लाए नहीं। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसका ध्यान देंगे। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो बीमारियाँ ऐसी ही दूर हो सकती हैं। ENT दवा की मुझे लगती है ज़रूरत नहीं है इसमें। ENT की काफ़ी समस्याएं हम अपने नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करके बहुत आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये दुर्भाग्य है कि हमारे आज के युग का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ये बात बोलने में बहुत आसान है, लेकिन करने में इसमें काफ़ी मुश्किल होती है लोगों को। सर, गले में अक्सर लोगों को खाना अगर निगलते हैं तो चुभता बहुत ज़्यादा है, निगल नहीं पाते, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो समस्या क्या है? जब भी गले में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा, जैसे आपने एक इन्फेक्शन का नाम कहा टॉन्सिल की समस्या, अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन होता है, फेरिंग्स में या गले के नीचे वाले पार्ट में इन्फेक्शन रहे, आपको सर्दी लगी हो, अगर आप वैसे स्टेज में अगर आप खाने की कोशिश करेंगे तो आपको वो अटकने की या दर्द की समस्या आपको होती रहेगी। ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। परेशानी होती है जब थोड़े से ओल्ड एज में, यानी 45, 50। फोन कॉल अपनी बात को फिर जारी रखेंगे। मुद्दा कॉलोनी से हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं पटना से, अपना सवाल पूछिएगा। टीवी का आवाज कम करेंगे, अपने सवाल पूछिएगा जी। टीवी का आवाज कम। मैं अंजलि मिश्रा बुद्धा कॉलोनी पटना से बोल रही हूँ। जी अंजलि जी बताइए। जी जी, मैं अंजलि मिश्रा पटना से बोल रही हूँ। हाँ, सवाल पूछिएगा अंजलि जी। जी, मेरी बेटी है, वो 24 साल उसका उम्र है जी, और वो जॉब करती है, तो ऑफिस जाती है तो काफी मतलब एसी का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, बहुत ठंड रहता है, और शाम तक आते आपको टॉन्सिल हो जाता है, तो महीने में एक बार जाता है, और जब भी होता है तो एंटीबायोटिक लेती है, उसको वीकनेस होता है काफी, तो इसके लिए क्या किया जाए, वही डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। आपकी बेटी एसी में रहती हैं दिन भर, और शाम आते आते वो टॉन्सिल बढ़ जाता है उनका, तो क्या एंटीबायोटिक क्या खाएं और एंटीबायोटिक कितना कारगर होता है? ठीक है, रोज इनको ये समस्या होती है। अच्छा, अब पूरे ऑफिस का एसी बंद कर देना तो एक लॉजिकल सॉल्यूशन होगा नहीं। ऐसे में तो आप 2-3 चीज़ कर सकते हैं। एक, अपने बेटी के साथ एक थर्मस में गर्म पानी एक उनको देंगे, जिससे कि वो बीच बीच में खाने के बाद या ऐसे भी गर्म पानी से आप बीच बीच में सिप्स लेते रहेंगे, जिससे कि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा उनके गले का मेंटेन रहे। प्रैक्टिकल चीज़ें, इसके लिए एक्चुअली डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ एसी का मेन सोर्स है उससे थोड़ा दूर जा कर के बैठें, ऐसी जगह जाके बैठें जहाँ टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऊपर रहता हो। आप अपने गले और अपने कान को थोड़ा सा ढक करके रखें। बेसिक प्रिकॉशंस लेंगे तो फिर ये जो चीज़ हैं काफ़ी कंट्रोल में रहेंगी। परंतु मैं आपको ये भी बता दूं कि एसी में बहुत लोग रहते हैं, अगर कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही अगर इस तरह की समस्या बार बार हो रही है तो बेटर होगा कि आप एक बार दिखवा लें कि आखिर ये समस्या आपको क्यों हो रही है। आपने कहा कि डेली हो रही है, तो अगर डेली हो रही है तो बेटर है कि आप एक बार किसी डॉक्टर से मुलाकात कर लें। कुछ सीरियस होने की चांसेस काफ़ी कम हैं 24 साल की उम्र में, बट कुछ प्रिकॉशंस लेने तो बिल्कुल ही आवश्यक होते हैं।
सर गला अगर पकड़ता है किसी किसी लोगों का तो एंटीबायोटिक कौन सा कारगर होगा और कितना कारगर होता है? ये एक बहुत ही कॉमन धारणा है कि गले में कुछ हुआ एंटीबायोटिक खा लो आप ठीक हो जाओगे। जनरली गले में होने वाले मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वायरसेस के कारण होते हैं। वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। जो एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं, एंटीबायोटिक जिन्हें कहते हैं, वो जनरली बैक्टीरिया पे काम करते हैं। और मैक्सिमम जो गले के नॉर्मल डे टू डे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरस होते हैं। तो प्रॉब्लम होते के साथ ही आप एंटीबायोटिक का सेवन करें, ये कहीं से भी रैशनल नहीं है और ये किसी भी तरह से ये उचित भी नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का शरीर पर अपना एक अलग दुष्प्रभाव सर होता है। अमूमन लोगों को ये लगता है कि शुरुआत में ही अगर एंटीबायोटिक खा लेते तो वो बीमारी जो है वो नहीं बढ़ेगी। ये लोगों की धारणा है, मतलब कॉमन। अगर शुरुआत में ही हम अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन रख लें तो फिर बीमारी तो होगी ही नहीं। अगर आपको इनिशियल स्टार्ट हो रहा है, सिंपल चीज़ें, एसी का प्रयोग थोड़ा कम कर दें, थोड़ा सा वार्म ल्यूकवार्म वाटर का आप प्रयोग करना स्टार्ट कर दें। अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। बट मैक्सिमम आज के डेट में जो डॉक्टर्स हैं जिन्हें इस बात का नॉलेज है, वो फर्स्ट इंस्टेंस में कभी भी आपको एंटीबैक्टीरियल्स जो होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं करते। वो आपको प्रिकॉशंस और बेसिक चीज़ों से ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जब बच्चों में ये चीज़ होती है, अगर बच्चों को हम बचपन से ही एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट बना देंगे कि हर इन्फेक्शन में वो एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो फिर उनके शरीर में खुद की इम्यूनिटी डेवलप करने का मौका तो उन्हें उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा ना। तो एंटीबायोटिक्स का रैंडम और मिसगाइडेड यूज़ नहीं करें तो वो हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। सर अमूमन देखा जाता है कि गले में म्यूकस जमता है तो लोगों को कफ की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो चेस्ट तक इन्फेक्ट करने लगता है वो चीज़। बिल्कुल। तो ये इस चीज़ से कैसे बचाव होगा सर? गले में जब म्यूकस बनने लगे तो कुछ सोर्सेज होते हैं। एक तो आपके गले के अंदर कुछ इन्फेक्शन है, कभी कभी साइनसेस के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो लोग को हमेशा साइनस की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें भी साइनस का जो म्यूकस है वो गले में फील होता है। जनरली ENT का डिपार्टमेंट है, जो बेसिक सावधानियां मैंने आपको बताई हैं, अगर कोई और ग्रॉस आपको दिक्कत नहीं है उसके लिए ये सफिशिएंट होता है। अगर ये दिक्कत आपको फेफड़े यानी लंग किसी समस्या से आ रहा है तो फिर इस पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसके वार्निंग साइंस क्या है? बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होना, म्यूकस के साथ खांसी होना, और खांसी के साथ अगर ब्लड या कुछ कलर्ड अगर उसमें निकले तो फिर हमेशा उचित होगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें और एक डॉक्टर की सलाह लें, चेस्ट एक्सरे कराएं और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी पता अस्थमा वाले को थोड़ा सा ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, लंग्स में होने वाली कोई भी मेजर ट्यूमर्स में इस तरह की दिक्कत होती है। तो जब तक बात गले और नाक तक है हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, खांसी के साथ है, बुखार के साथ है, चेस्ट में दर्द है, एक टाइटनेस है, इट्स ऑलवेज हमेशा वो बेटर रहेगा कि आप एक चेस्ट स्पेशलिस्ट की भी सलाह इस चीज़ के लिए ले लेना चाहिए। बिल्कुल। सर उस वक्त जब हम लोग बात कर रहे थे कि गले में खाना जो निकलने से दर्द होता है, आपने कहा कि और नॉर्मली सुबह पहले अगर कम एज है तो ठीक है, शायद ओल्ड एज में ये अलर्ट करने वाला। अगर ओल्ड एज में ऐसी दिक्कत आ रही है 50-55 के आसपास की खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, जो नॉर्मल रूटीन मेडिकेशन से उनसे ठीक नहीं हो रही है, तब फिर इस चीज़ को देखना आवश्यक होता है कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो डेवलप नहीं हो रही है। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रिक्चर्स के फॉर्म में हो सकती है, यानी रास्ता ही पतला हो गया, या फिर उस खाने के रास्ते में कहीं कोई ग्रोथ या कुछ ऐसा ट्यूमर या ऐसा कुछ आ रहा हो जो कि खाने के ये को अवरोध वहाँ पर प्रकट कर रहा हो। तो ओल्ड एज में इस चीज़ को हम लोग हमेशा थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं। इंडोस्कोपी हम लोग ऐसे में करा करके देखते हैं कि कहीं कोई बाधा, कोई ट्यूमर या कोई चीज़ है कि नहीं। तो ओल्ड एज में थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। सर नाक की हमने बात कर ली, गले की हमने बात कर ली, महत्वपूर्ण अंग जो है हमारा कान, उसकी बात अभी हमने नहीं की है। उसमें एक सबसे बड़ी जो आजकल लोगों को मैं देखती हूँ कि सीटी बजना, मतलब कहते हैं कि कान में सीटी बज रहा है, ये क्या है सर? दिव्या जी आपने खुद ही कहा आजकल आप देखती हैं, मतलब पहले ये उतना ज़्यादा नहीं था, आजकल लोग कहते हैं कान में सीटी बज रही है। बिल्कुल। अब आप कौन सी ऐसी चीज़ है कान से रिलेटेड जो कि आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले बहुत कम थी और अब काफ़ी ज़्यादा है? आप कहीं भी रोड पर चलते हुए कहीं भी देखेंगे, स्पेशली जो आप यंग लोगों को देखेंगे, उनके कान में हमेशा एक ईयरफोन्स जो होता है वो लगा रहता है। ईयरफोन्स, हेडफोन्स, आजकल पढ़ाई भी वो ऑनलाइन ऑनलाइन हो रही है, लोग लाइब्रेरी भी जाते हैं तो वो लगा के करते हैं। तो आज से 10 साल पहले तक जो ह्यूमन ईयर था उसने कभी इतने नज़दीक से साउंड को एक्सपीरियंस नहीं किया।
नॉर्मल ये जो डिस्टेंस है उतने दूर से बात करने के लिए ही बना है, दूर से सुनने के लिए बना है। अब अचानक से एक चीज़ आई है कि जो बिल्कुल कान के अंदर घुस करके डायरेक्ट साउंड प्रोडक्शन आपके कान के अंदर से ही दे रही है। तो इस चीज़ों पे अभी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, स्पेशली ईयरफोन्स और मोबाइल्स का हमारे कान के ऊपर क्या दुष्प्रभाव हो रहा है। अब ये तो 10 साल की चीज़ें हैं, 10-15 साल में आई हैं, आने वाले कुछ चीज़ों में, कुछ वर्षों में ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि इसका क्या दुष्प्रभाव है। प्रारंभिक लक्षण जो हैं, जैसा आपने कहा, हम आजकल बहुत देख रहे हैं। साउंड का एक्सपोजर मोबाइल के द्वारा, ईयरफोन, ईयर प्लग्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली नवयुवकों में, बच्चों में बहुत ज़्यादा है, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम इस चीज़ का, बहुत कॉमन सोर्स इस चीज़ का हम लोग आज के डेट में एज एन ENT स्पेशलिस्ट हम लोग इस चीज़ को मानते हैं। सर, कान में जो कॉमन कहते हैं जो गंदगी जमा हो जाती है वो जम जाता है बिल्कुल, तो आजकल तो खैर आप सड़कों पे भी लोग कान की सफाई करने के लिए निकल जाते हैं, और बहुत लोग घरेलू कहते हैं कि सरसों का तेल डाल दो, वो घुल जाएगा, अपने आप वापस आ जाए। तेल डालना कितना सही है? नहीं, एज एन ENT सर्जन, एज अ कान का डॉक्टर, मैं आपको तेल डालने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मुझे पता है बहुत लोग अभी भी इसे बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो तेल को गर्म करके फिर वो कान के अंदर डाल देते हैं। तो जितनी कॉमन ये समस्या है, मैं सबसे यहाँ के माध्यम से मैं सबसे ये अपील करूँगा कि ये काम नहीं करें। कान में तेल गरम करके या नॉर्मली भी कान में तेल नहीं डालें। वो एक कल्चर मीडियम के रूप में काम करता है किसी इन्फेक्शन को ग्रो करने के लिए। कान में वैक्स से दिक्कत हो रही है, किसी स्पेशलिस्ट से मिलें, बहुत आसानी से कान के वैक्स को साफ़ किया जा सकता है। पर इस तरह की कोई चीज़ करने से जो समस्या उत्पन्न होगी उसे फिर ठीक करने में कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हम लोग बहुत रेगुलरली PMCH में या अपने क्लिनिक में ऐसे पेशेंट को देखते हैं। सर, बड़ों की बात छोड़िए, छोटे बच्चों को लोग भी कानों में तेल डाल देते, जो बच्चे जन्म लिए रहते हैं उनको कहते हैं कान में तेल डालने से उनको। जी बिल्कुल, फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगा, कृपया करके ऐसा नहीं करेंगे। छोटे बच्चों के कान में थोड़ी गंदगी रहना, एक्चुअली कान में गंदगी या वैक्स का रहना ये कोई बीमारी नहीं है, वो बॉडी का एक नॉर्मल प्रोडक्ट है। जैसे पसीना निकलता है वैसे ही कान में वैक्स भी निकलता है। तो अगर कुछ है और कोई दिक्कत नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पसीना ज़्यादा निकलता है तब वो एक बीमारी है, वैसे ही जब वैक्स ज़्यादा हो जाता है तब फिर है वो एक प्रॉब्लम है और फिर उसे हम निकालते हैं। पर छोटे बच्चों में किसी भी तरह का मिस एडवेंचर न करें। बहुत ही मुलायम, बहुत ही नाजुक, उनके कान का पर्दा बहुत ही फ्रेजाइल होता है। इतने छोटे बच्चों में अगर 1% भी रिस्क है तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि इस तरह का कोई काम ना करें जिससे छोटे बच्चों के कान या कान के पर्दे पर कोई भी इफेक्ट पड़े। सर, ये पूरी बातचीत में एक बात तो बिल्कुल उभर कर सामने आ रही है कि अगर आप खुद छोटी छोटी सावधानियां घर में ही बरतें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, दिनचर्या को बदलें और छोटी छोटी अगर सावधानियां बरतें तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। क्योंकि अमूमन लोगों को अब देखते हैं कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ठंडा, फ्रिज का पानी बिल्कुल ठंडा, वो पीने की आदत है लोगों को। कहीं से घूम के आ रहे तो फ्रिज का पानी निकाल के पी रहे। ये सब चीज़ों से थोड़ा बचना होगा मुझे लगता है। तो दिव्या जी, अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से ये मैसेज मैं अगर किसी के पास भी पहुँचा सकूँ कि अगर आप अपने में और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो फिर डॉक्टर से आपके मुलाकात होने के चांसेस खुद ब खुद काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर ये एक मैसेज पहुंचे तो मुझे बहुत खुशी होगी। दिव्या सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे जो दर्शक थे उनके सवालों को भी आपने इतने अच्छी तरीके से समझाया। मुझे लगता है ये कार्यक्रम बहुत ही लोगों तक पहुंचा होगा और वो जरूर लाभान्वित होंगे। सर, हमसे इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस कार्यक्रम पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में आज हमने बात की ENT के बारे में। अगले एपिसोड में हम फिर एक नई समस्या, एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर उपस्थित होंगे एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक दिव्या और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।